बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले हुकूमती जमात और उनके इत्तेहादियों के ज़ोहराने की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने सियासी इत्तेहादियों को आज ज़ोहराने की दावत दी हुई थी और उसमें उनके तमाम सियासी इत्तेहादी तो आए मगर काफ लीग की अदम शिरकत जो है वो देखने में आई है। इस पर जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात की सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है और उसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं खुद अमरीका पर और फिर पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात पर। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन कैंपेन जारी है। मरियम नवाज साहबा आज वहाँ पर पहुँची हैं इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान से नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान सख्त मुकाबला भी है। यात्री सब सबसे पहले तो ये जो हुकूमती सियासी इत्तेहादियों का ज़ोहराना है, आपके इल्म में है कि ये ज़ोहराना PDM की जो इस वक्त जलसे जुलूस हो रहे हैं उसके बाद ये तलब किया हुआ था 5 नवंबर को वज़ीर आज़म ने पहले ही, उसमें आई है, MQM भी आई है, दीगर जमातें जो इत्तेहादी हैं वो भी आई हैं, बाप भी आई है, वो इन डिटेल हम जिक्र करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़ोहराना बज़ाते ख़ुद किस चीज़ की जानिब इशारा दे रहा है? हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आई अपनी हलीफ जमातों को बुलाने की और मुशावरत की? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो अपोजिशन की जमातें हैं और उनका जो इत्तेहाद है PDM, उसने जिस तरह हुकूमत पर अटैक शुरू किया हुआ है और जिस तरह वो हुकूमत की नाकामियाँ एक एक करके गिना रहे हैं, उसके बाद हुकूमत जो है वो काफ़ी खौफज़दा भी हो गई है और मैं समझता हूँ कि उसका पार्लिमान में वो पहले वाली ग्रिप भी नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके अपने इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ होते जा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं, पिछला बजट जो पास हुआ और जिस तरह वो उन्होंने पास कराया और जिस तरह आईनी तरमीमें उन्होंने मंजूर कराई, उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज जो ख्याल आया है कि अपोजिशन को बुलाया जाए, अपोजिशन जमा हो गई है तो पार्लिमानी पार्टीज़ को बुलाया जाए और इत्तेहादियों को बुलाया जाए, मैं समझता हूँ अब बहुत देर हो गई है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें भी सही तो उनके इत्तेहादी भी देख रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर नहीं कही जा सकती, जो निजी महफिलों में लोग बता रहे हैं, वो सामने दीवार पे लिखी हुई हैं कि तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं। और जैसे आपने बिलावल भुट्टो की बात की, मरियम की बात की, तो वो कहते हैं जो मुल्क में पाकिस्तान में जो अब तब्दीली शुरू होगी उसका आगाज़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपने इत्तेहादियों का ख्याल आया कि वो अपने इत्तेहादियों को जमा करें, उनसे बात करें। लेकिन आपने देख लिया है कि मैंगल साहब तो पहले ही चले गए हैं, अख्तर जान मैंगल साहब तो वो उनको छोड़ के चले गए हैं। और उसके बाद जो उनके बहुत करीबी इत्तेहादी हैं, काफ लीग, जिनके सर पे ये सारा कुछ करते रहे हैं और चलाते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो बयान भी मौजूद है जो उन्होंने कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही है और डाकू भी उनके साथ है। अब उस डाकू की जो जमात है काफ लीग, वो आज नहीं आई। वो तो शेख रशीद के बारे में बहुत से बयान थे, वो भी उनके साथ हैं। जी, शेख रशीद को भी उन्होंने ये कहा था, शेख रशीद को भी उन्होंने ये बहुत सारी बातें कही थी। तो उन्होंने जो परवेज़ इलाही की बारे में कही, आज परवेज़ इलाही की जमात शामिल नहीं हुई। और इस हवाले से मेरी काफ लीग के 2-3 लोगों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा जी हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके बारे में, हुकूमत के बारे में। हमारे साथ जो कमिटमेंट इन्होंने की थी वो पूरी नहीं की। जो इनको वजारतों के लिए कहा गया था, जो बाकी इनके बारे में इनको कहा गया था कि वफाक में हम आपको नुमाइंदगी देंगे, वो कुछ नहीं। हालाँकि आप यकीन मानें कि ये चौधरी साहिबान जो हैं, ये बेशक जितने मर्जी है ये कहते रहें जी हमें अकोमोडेट नहीं किया गया, वजारत नहीं मिलेगी। इन चौधरियों को पंजाब के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट भावलपुर जो है, वहाँ तारक बशीर चीमा की बग़ैर मर्ज़ी के कोई अफसर नहीं लगता। तारक बशीर चीमा पटवारी स्कूल टीचर से लेके अस्पताल के डॉक्टरों से लेके तमाम लोग उनकी मर्ज़ी के लगते हैं। और जो आदमी उनका पसंदीदा ना हो, वो चाहे जो मर्जी कर ले, वो उस डिस्ट्रिक्ट में घुस नहीं सकता। इस बात का मुझे इल्म है। ठीक है जी। इसी तरह गुजरात है, वफाक में हिस्सा भी दिया गया, वफाक में जी। अभी वो कहते हैं जी एक वजारत हमें और चाहिए और वो हुकूमत ने अभी तक नहीं दी, जो मोन सिलाई के हवाले से थी कि मोन सिलाई से भी हमें 2 वजारतें कहा गया था और हमें दी नहीं। और वो पर्सनैलिटी क्लैश का जिक्र भी मोन सिलाई पहले कर चुके हुए हैं वज़ीर आज़म के साथ। और फिर वज़ीर आज़म ने काफ़ी दफ़ा, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा जो परवेज़ इलाही के बारे में जो गुफ्तगू की और वो लोगों ने उनको पहुँचा दी है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के साथ नहीं है। ये एक नज़रिया ज़रूरत जो पाकिस्तान में ईजाद हुआ था, ये नज़रिया ज़रूरत के तहत एक दूसरे के साथ हैं। आज अगर इमरान खान को वोटिंग की ज़रूरत पड़े तो यही चौधरीज़ खड़े होंगे। चौधरीज़ जो हैं वो पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट उनके हवाले कर दिए गए हैं। उन डिस्ट्रिक्ट में पुलिस उनकी मर्ज़ी से लगती है, बाकी इंतज़ामिया उनकी मर्ज़ी से लगती है, चाहे वो गुजरात हो,
चाहे कोई और डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ जहाँ उनके लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से करा रहे हैं। पंजाब में उन्होंने बाकी लोगों के, खुद पीटीआई के पंजाब के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने मुझे ये कहा कि हमारे लोगों के काम नहीं होते लेकिन चौधरीज़ के काम होते हैं। उस्मान बुज़दार साहब उनके काम कर देते हैं। उस्मान बुज़दार जो हैं वो इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ही काफ लीग में आए थे अपना पीटीआई में। वो काफ लीग के पुराने आदमी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो तौसा में तहसील नाज़म टाइप यूनियन नाज़म इस तरह के कोई चेयरमैन थे। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि पूरे करने के बावजूद अब वो जो ख़ास तौर पे काफ लीग वाले जो हैं वो आंखें दिखा रहे हैं हुकूमत को। इसी तरह आज जो जीडीए वाले सिंध वाले इत्तेहादी हैं उसमें उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने कहा है, सारे इत्तेहादियों ने ये कहा कि जनाब आप हमें इत्तेहादी तो मानते हैं लेकिन इसका कोई नज़र नहीं आता कहीं कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ कोई बहुत इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उनके कोई मसले हल नहीं हो रहे। अब डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जी मैं उस पर भी आता हूँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा चूँकि पीपल्स पार्टी की स्पीकर रही हैं और पीपल्स पार्टी में उस ज़माने में इनका सूरज सवानेज़े पे था, मियाँ इनका वहाँ पर वो वज़ीर दाखिला था सिंध में और जो कुछ वो करता रहा और आसफ जरदारी साहब के वो बहुत करीब था। यहाँ जो कुछ ये करती रही इनके बारे में बहुत कुछ है, मगर अगर नैब को शायद नज़र नहीं आता वो कौमी असम्बली में क्या कुछ हुआ है। तो वो सारी बातें अब वो पीटीआई में तो वो इनको कोई सुनता नहीं है इनकी बात। तो आज उन्होंने भी अपनी शिकायत के एक अंबार लगाया है, जैसे पीर पघाड़ा ने कहा, बाकी उन इत्तेहादियों ने कहा, जीडीए में जो शामिल है सिंध के उन्होंने ये कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आए तो हैं लेकिन वो भी दिल से नाराज़ हैं हुकूमत से। इसी तरह एमक्यूएम जो है उनके साथ जो कमिटमेंट की गई थी उनकी अभी कमिटमेंट पूरी नहीं की गई। उनको ये कहा गया था कि 90 आपका ऑफिस खोल दिया जाएगा, जो आपके सेक्टर ऑफिस हैं वो खोल दिए जाएंगे और उनके बहुत सारे मुतालबात थे जो उस वक्त हुकूमत बनाते वक्त जहांगीर तरीन साहब ने मान लिए थे। जहांगीर तरीन साहब जो है इनको जहाज़ों में लोगों में भर भर के लाते रहे और लोगों से मुआहदे करते रहे और लोगों से वादे करते रहे। हुकूमत बन गई, जहांगीर तरीन साहब चीनी स्कैंडल में आए, उन्होंने अपना जहाज़ पकड़ा और वो मुल्क से बाहर चले गए। अब वो लोग बेचारे फिर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं। एक ऐसा आदमी, एक हुकूमती इत्तेहादी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे ये बताया कि जनाब जब से हुकूमत बनी है हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, मैं आज तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर को मिला हूँ, ये है जनाब हुकूमती इत्तेहादी। और उसने कहा कि जनाब जब हम माजी में पीपल्स पार्टी के जब हम इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी वो जमात हुकूमत में थी, तो उन्होंने कहा जी हम जब चाहते थे सुबह शाम चाहते थे आसफ जरदारी को भी मिल लेते थे, जरदारी साहब ऐवान सदर में बुला लिया करते थे और हम सिर्फ मैसेज कन्वे करते थे। इसी तरह अगर हम प्राइम मिनिस्टर गिलानी को हमने मिलना हो तो हम मैसेज कन्वे करते थे तो हमारी मुलाकात हो जाती थी। वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वो पाकिस्तान के ऐसे वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जिन्होंने कौमी असम्बली में बहुत टाइम दिया। वो वक्फा सवालात के दौरान सवालों के जवाब भी देते थे और वो असम्बली में बैठे रहते थे। और मैंने कवर किया असम्बली उस ज़माने में, वो जो कौमी असम्बली में लोगों की फ़ाइलों पर साइन भी करते थे और बहुत टाइम दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत गिला करते थे नवाज शरीफ साहब का कि जी वो असम्बली में नहीं आते, लोगों को मिलते नहीं, टाइम नहीं देते। आप नवाज शरीफ की हाज़िरी निकाल कर देख लें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की असम्बली में, उससे भी कम होगी। तो ये सारी वो बातें थी जो हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो अब नाराज़ हो रहे हैं और हुकूमती इत्तेहादी भी ये समझ रहे हैं कि हुकूमत के हाथ से चीज़ें अब सिरक रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये आज के तहफ़्फ़ुज़ात जिस तरह आपने अंदरूनी स्टोरी बताई है कि इत्तेहादियों ने शिकायत के अंबार लें, आपको पता है अख्तर मेंगल साहब पहले अलग हो चुके हुए हैं, काफ लीग की नाराज़गी जो है वो भी वाज़ेह हो चुकी है, उसके इशारे जो हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ात जो अब आए, दिल उनका चाह रहा था या नहीं चाह रहा था, बहरहाल वो आए, उन्होंने बात की। सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ख़ुद जो सियासी हलीफ हैं पीटीआई के वो सिरक रहे हैं, आने वाले दिनों में चीज़ें दूर हो रही हैं, या फिर आज की मुलाकात के बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान उन वायदों पर अमल दरामद के हवाले से तेज़ी करके उनको मज़ीद साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखें, जब अख्तर मेंगल साहब अलहदा हुए, उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या वजूहत हैं। उन्होंने एक एक करके वो सारे मुआहदे गिनाए उन जो हुकूमत ने उनके साथ वादे किए थे। उन्होंने कहा इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ और ना उन्होंने कहा ये वादा पूरा करना चाहते हैं। उस पर वो नाराज़ होकर चले गए। जहाँ तक हैं काफ लीग वाले, पंजाब वाले, वो साथ रहेंगे क्योंकि चौधरियों का मसला है थाना कचहरी। चौधरी अपनी मर्ज़ी से अफसरान लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी से थाना कचहरी को वो देखते हैं, तो वो मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे, वो साथ रहेंगे। अच्छा, चौधरीज़ रहेंगे?
और बाकी जमातों के हवाले से भी हल्का फुल्का जो है मज़ीद जिक्र करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम ये भी जिक्र करेंगे कि अमेरिका के इंतखाबात कहाँ तक पहुँचे, सूरत हाल क्या बन रही है और क्या कहा जा रहा है वहाँ पे और यहाँ पे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे अमेरिकी इंतखाबात की। और अब तक जो सूरत हाल, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक सूरत हाल जो सामने आई है वो ये है कि अब तक जो बाइडन ने 264 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं और मिस्टर ट्रंप ने 214। अब ज़ाहिर है एक बड़ा डिफरेंस है, 6 वोट्स की दूरी पर हैं मिस्टर जो बाइडन। सैयद तरीन साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें, बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि जो बाइडन जो है वो जीत रहा है और बस बाकी उसका ऐलान होना बाकी रहा है, क्योंकि वो बहुत करीब हो गया जीत के। दूसरी तरफ जो ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए बहुत सारे इश्यूज़ पैदा कर दिए हैं। और ट्रंप जब से आए हैं, अमेरिकी समाज जो है वो तकसीम हो गया है और बहुत बुरी तरह तकसीम हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो अब उनकी हालत ऐसी होगी जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासत होती है। आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत सारे कई जो है हमारे जाले दोस्तों ने उसकी तस्वीरें लगा के, किसी ने लिखा है मुझे क्यों निकाला, किसी ने लिखा है जी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के लिए भी तजवीज़ें आ रही हैं उसकी तरफ से। तो ये तो खैर कतई नज़र इससे अमरीकी समाज जो है वो तकसीम हो गया है और बहुत खौफनाक तरीके से तकसीम हुआ है। मैं समझता हूँ कि ट्रंप के बारे में आम तौर पर ये कहा जाता है, कुछ हमारे जो वजारत ख़ारजा के माहिरीन हैं उनकी भी ये राय थी कि ट्रंप जो है एक ऐसा आदमी आ गया जो इस्टेब्लिशमेंट के किसी दायरे में नहीं था, या जिसको यूँ कहें कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं थी। तो वो आदमी आ गया, जब वो आया तो फिर उसको मुखालफत का भी बहुत सामना करना पड़ा। और आपने देखा कि वहाँ का जो बड़ा मीडिया है, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट है, CNN है, न्यूयॉर्क टाइम है, वो उसकी भरपूर मुखालफत भी करते रहे, लेकिन ट्रंप सब डटे रहे। उससे जो नीचे लोग हैं उनमें इख्तलाफात बहुत शदीद हो गए हैं और अब इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वो हंगामा आराई ना हो जाए, हंगामे फूट ना पड़े। कहीं कहीं हंगामे हो भी रहे हैं जी। और ट्रंप के और रैलीज में, हाँ, तो उनके जो ट्रंप और जो बाइडन के हामी जो हैं वो आमने सामने बेशुमार जगह पे आए हैं। सिर्फ ट्रंप और जो बाइडन के हामी नहीं, बल्कि ब्लैक्स जो अपना वो लाइव मीटर के वो एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ भी तसादुम हुए हैं इनके रैलीज के। तो ये जो है इस सूरत हाल, अब अमेरिका जो है वो जमहूरियत का चैम्पियन भी है, इंसानी हकूक़ का चैम्पियन भी है और वो बहुत सारी बातें भी करता है, अगर और दुनिया की सुपर पावर भी है। अगर वहाँ हालात ऐसे हो जाएंगे तो फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी। मैं समझता हूँ इसको बचाने के लिए और ये अमेरिका को इस तसादम और ये सारी जो सूरत हाल बन रही है मुतनाज़ा, इसको बचाने के लिए मेरे ख्याल में अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका पलड़ा भी जो है वो ट्रंप की तरफ है और वो चाह रही है कि ट्रंप के जो बाइडन की तरफ है और वो ये चाह रही है कि जो बाइडन का आप किसी तरह हो जाए, कामयाबी इसकी हो जाए और इसका अनाउंस हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने तनाज़े ट्रंप ने पैदा किए हैं, ये दुरुस्त है कि उससे पहले भी जो सदर थे उन्होंने भी, अमेरिकन्स ने, रिपब्लिकन्स ने जंगें लड़ी हैं, इराक़ की हो, लिबिया की हो, शाम की हो, अफ़गानिस्तान की हो, लेकिन उन्होंने तनाज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा कर दिए हैं और उनके बारे में कोई वो अपने मिजाज के हवाले से, ट्रंप के मिजाज के हवाले से पता नहीं चलता कि किस वक्त वो क्या बात कर दें। बड़ी कोशिश करके, आपको याद होगा, बहुत ही न्यूक्लियर डील के हवाले से बहुत कोशिश करके बड़ा मुआहदा किया, ईरान को यूरोप साथ लेके आया, एक मुआहदा हुआ जिसमें प्रेसिडेंट ओबामा मौजूद थे और उनकी भी कोशिशें थी, उनकी पूरी टीम की कोशिशें थी, तो वो उसमें शामिल हुए। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए और ट्रंप ने आते ही जनाब वो उन्होंने 1 मिनट लगाया और वहाँ से भी चले गए और वो जो एनवायरनमेंट वाला था उसमें से भी बाहर चले गए और इधर चाइना से भी उन्होंने तनाज़े पैदा कर लिए। तो अमेरिका के लिए बहुत सारी सूरत हाल ख़राब होती गई। ये तो थी बाहर की सूरत हाल, फॉरेन अफेयर की। अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वहाँ जो है मतलब नस्ल परस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा चल पड़ी और काला गोरा लड़ाई वहाँ देख लें। फिर कोई अगर एक आधा को ब्लैक जो है वो किसी पुलिस के हाथों मारा गया तो कितने तसादम हुई, क्या सूरत हाल हुई। यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये फैसला किया गया है कि किसी वहाँ की आवाम ने बहुत वोट दिए, जो बाइडन को पॉपुलर वोट बहुत मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन अब इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख्याल में अनाउंस हो जाना चाहिए। दूसरी तानीफ ट्रंप जो है वो बिल्कुल तैयार हैं और वो हर सूरत में जो है इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर मैं जीत गया तो ठीक है, अगर मैं नहीं जीतता
तो फिर मैं नहीं मानूंगा। फिर वो नहीं मानेंगे और फिर वो उन्होंने कह भी दिया है कि वो कोर्ट से रजू करेंगे। लेकिन कोर्ट का तो आपको पता है, उस दिन जैसे आपने एक हवाला भी दिया था, पहले भी हिस्ट्री में ये हो चुका है। कोर्ट ज़ाहिर है फिर फैसला उसके तहत देती है जो कि इंतखाबात सामने आते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं, नताइज सामने आते हैं। लेकिन सज्जाद तरीन साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं, जो बाइडन अब लग रहा है कि वो जीतने वाले हैं, जो बाइडन आते हैं बतौर प्रेसिडेंट अगर, और ज़ाहिर है वो जो वादे कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अमरीकी मुसलमानों से कहा कि वो सबसे पहले मुसलमानों पर जो पाबंदियां यहाँ आयद की गई हैं मैं वो उठाऊंगा। इसी तरह दीगर जैसे फ्रांस के हवाले से अभी उनकी स्टेटमेंट चल रही है कि वो उस पर एक्शन लेंगे, उस पर बात करेंगे। तो आप समझते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस जब हम पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात करते हैं तो उसमें किसी हद तक फ़र्क पैदा हो सकता है? बेसिक पॉलिसी तो हमेशा ज़ाहिर है वही रहेगी जो उनकी रहती है उनके डिफेंस के हवाले से, IR के हवाले से, लेकिन क्या कुछ ये जो मुतनाज़ा कवानीन और मुतनाज़ा फैसले हुए हैं उसमें कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ डेमोक्रेट्स जब भी इक़्तिदार में होते हैं तो दुनिया भर में जहाँ इंसानी हकूक़ की कोई चीज़ बात होती है तो वो उस पर बात करते हैं। ये नहीं है कि डेमोक्रेट्स बात नहीं करते, प्रेसिडेंट ओबामा भी बात करते नहीं हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की आप समझते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अगर जो बाइडन आ गए तो वो कुछ स्विच दबाएंगे तो कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, जैसे कोई लाइट आ जाती है और सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। ये जो पॉलिसी हैं ये कभी फौरी तौर पर तब्दील नहीं होती, इनके लिए बहुत बड़ा अब टाइम चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल दुनिया में जो मुसलमानों के साथ अमेरिका का सलूक था या ट्रंप का सलूक था वो ज़रा तब्दील हो जाएगा। वो इस तरह नहीं होगा। जो इवन अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं, जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनके साथ भी मैं समझता हूँ जो माजी में जो कुछ होता रहा शायद वो उस तरह ना हो और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। जो बुनियादी नौइयत की चीज़ें हो सकता है उनमें कोई तब्दीलियाँ ना हो, वो उसी तरह रहें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर तब्दील हो जाएंगी जिससे ये लगेगा कि मुसलमानों को दुनिया भर में कोई रिलीफ ज़रूर मिला है। देखें, जो बाइडन ने ये भी कहा है ना कि वो ईरान वाले मुआहदे में वापस आ जाएंगे। वो ये बात कर रहे हैं, सॉरी टू कट यू, अभी जो स्टेटमेंट चल रही है कि वो फ्रांस के साथ जो अकॉर्ड था एनवायरनमेंट का, जैसे अभी आपने जिक्र किया है, उसको बहाल भी करेंगे, उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। ज़ाहिर डेमोक्रेट्स ने ये किया था। ईरान के साथ ओबामा, ज़ाहिर है वो भी डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था। तो उनकी बातें जो बाइडन कर रहे हैं कि उसको रिवाइव करेंगे जिसको आके ट्रंप ने ख़त्म किया। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर हम देखें तो ये अगर ईरान के साथ हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी होगी और दूसरी मुसलमानों की भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ईरान पर जो पाबंदियाँ लगी हैं उससे बहुत ज़्यादा ईरानी मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं। तो ये एक बात आगे निकल रही थी जो ट्रंप की वजह से पीछे रुक गई, न सिर्फ रुक गई बल्कि वो बहुत मामलात बहुत पीछे चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाली तब्दीलियाँ तो ज़रूर होंगी, ये तो उनको करनी पड़ेंगी। दूसरा, इजराइल के हवाले से जो मुसलमान ममालिक, ख़ासतौर पर अरब ममालिक पर दबाव था कि जी आप उनको तस्लीम करें, बहुत सारे अरब ममालिक ने कर लिया है और ट्रंप के तो बहुत सारे करीबी लोग ये कहते रहे। इवन साजिद ताड़ल साहब हमारे प्रोग्राम में थे, इंटरव्यू में, उन्होंने भी ये कहा कि सऊदी अरब पर भी दबाव है और सऊदी अरब किसी वक्त भी मान सकता है। मेरे ख्याल में शायद उस दबाव में हो सकता है शायद कुछ कमी आ जाए और मुसलमानों पे इतना प्रेशर ना हो जितना ट्रंप के ज़माने ने डाला हुआ था। ये तो इंटरनेशनल सतह पे है, बाकी पॉलिसी उनकी इसी तरह ही चलती रहेंगी। पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान फोकस्ड पॉलिसी है, कल हमने जिक्र किया। देखिए, मैंने कल भी ये बात की थी कि हमें अब अमेरिका से बात करनी है बतौर पाकिस्तान। हमें जो वो अफगानिस्तान की ऐनक लगा के हमें देखते हैं और अफगानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान को देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहिए। देखें, इंडिया के साथ उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का मुआहदा किया वो बहुत बड़ा मुआहदा है। बेशक लोग ये कहते रहें कि वो जो इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं चाइना के मुकाबले में, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा इंडिया से ख़तरा तो हमें है ना। इंडिया दुश्मन तो हमारा है, हमें वो LOC पे और हमारे साथ जो मुसलसल वो फायरिंग कर रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और उसके अलावा इंडिया जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ करा रहा है। कुलभूषण पकड़ा गया, उसने पूरा नेटवर्क बताया कि जी कहाँ कहाँ, बलूचिस्तान में चलाता रहा है, कराची में चलाता रहा है। तो एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ उस पर जो है लोगों को, हमारे लोग उस तरह बात नहीं कर रहे। हम क्योंकि अपनी दाखिली मसाइल और दाखिली सियासत में फंसे हुए हैं, वो उसमें ये तो नहीं होगा कि वो शायद मुआहदा कोई कैंसिल हो जाएगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा उसके बदले में पाकिस्तान को। और मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि अब पाकिस्तान को, अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहिए, बराबरी की सतह पे काबुल के हवाले से नहीं देखना चाहिए, ना हम कोई अफगानिस्तान के हवाले से देख। हमने अफगानिस्तान के लिए जो करना था कर दिया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक अपनी जो है वो हैसियत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के
उस पर देखा जाए। हमें जो कुछ करना है ऐसे ना कहा जाए जी अफगानिस्तान में आप ये करें तो उसके बदले में हम ये कर देंगे। अफगानिस्तान में हमने देखिए मुआहदा तक करा दिया तालिबान और उसका, और दूसरी तरफ आप देखें ये अमेरिका ने मुआहदा कर लिया, अब अमेरिकन वहाँ से जाना भी चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जो बाइडन ने भी कहा है कि हम वहाँ से निकलेंगे, ट्रंप भी यही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरी कई फॉरेन ऑफिस के लोगों से बात हुई और जो खारजा अमूर और अमेरिका अफगान ताल्लुकात पर नज़र रखते हैं, आज मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ से जाना नहीं चाहती। अच्छा, वो ये चाह रही है कि अभी वहाँ रुका जाए। ठीक, ये है ये एक बुनियादी वजह है जिस पे आपने बात की। ये यकीनी तौर पर अहम है और आने वाले दिनों में ये मजीद भी नजर आएगा, निखर कर बात सामने आएगी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र करेंगे अब गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात, उनकी कैंपेन का सिलसिला जारी है। आज मरियम नवाज साहबा भी पहुंच गई हैं गिलगित बल्तिस्तान में और बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां पर पहले मौजूद हैं और हुकूमती वज़रा जो हैं पीटीआई के वो भी वहां पर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। सजाद तरीन साहब, सवाल ये है कि अब पहुंची हैं, मतलब बिलावल भुट्टो तो एक बड़ा टाइम हो गया है वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं, मरियम साहबा अब लेट गई हैं और इसी तरह बाकी जो वज़रा हैं वो भी जा रहे हैं, तकारीर भी हुई, इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन भी लिए, नोटिस भी जारी किए, वो एक अलग बहस है। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत जो है वो कोई ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया जितना पीपल्स पार्टी ने फोकस किया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को। असल में मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, ये जो एरिए हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब के ज़माने में बहुत काम था। बेगम भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा बहुत वहाँ जाती रही हैं, बहुत विज़िट करती रही हैं। तो पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब क्योंकि कोने कोने में मुल्क के गए हैं, कोई जगह आप उठा के देख लें, स्कर्दू देख लें, गिलगित अस्तोर देख लें और बहुत सी जगह पे। तो एक बात फिर पीपल्स पार्टी को ये भी पता था कि उन्होंने अब वहाँ गवर्नमेंट बनानी है। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो फिर इसीलिए आपने देखा होगा कि बिलावल जो है वो पिछले 10-15 दिन से तकरीबन वहीं है, रोज़ 2-3 जलसे कर, और जलसे भी बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। उसके बरअक्स नून लीग जो है वो मेरे ख्याल में अभी 5 साल उन्होंने पूरे किए हैं। नून लीग का हुकूमत अभी उन्हीं की थी, बिल्कुल। तो मेरे वहाँ इस दौरान जो लोग हैं और जो माहिरीन हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, उनका ख्याल ये है कि जो उनके चीफ मिनिस्टर थे वो हाफिज साहब जो थे, उन्होंने कोई लोगों के लिए काम नहीं कराया जितना वो काम होना चाहिए था, या उनका कोई काम होता हुआ नज़र आना चाहिए था। तो वो लोगों के मसाइल को ज़्यादा नहीं हल कर पाए। यही वजह है कि अब मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो भी शायद उनको पता है, फिर उनके जिस तरह के पाकिस्तान की सियासत पे जो हालात और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात और कशीदगियाँ, ये सारी चीज़ें लोग भी देख रहे होते हैं। तो इसीलिए उनके लिए कोई ज़्यादा चांस नहीं है। वहाँ मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का है। एक जो पीटीआई के लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि जी हम वहाँ क्या नाम है अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो जो अपना अली अमीन गंडापुर साहब जो मिनिस्टर हैं वो तो वहाँ पैसों को भी ऑफर कर रहे हैं। वो तो कह चुके हैं जितने वोट होंगे उतने करोड़ देंगे। कहते हैं कि जितने वोटों की आप लीड देंगे उतने हम करोड़ देंगे, और बुरी कैंपेन चला रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जाके भी वहाँ ऐलान किया है कि जी हम इलेक्शन के बाद सूबा भी अलहदा बना देंगे, ये सारा कुछ कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इतना कोई इम्पैक्ट उनकी बातों का शायद हो नहीं रहा। बिलावल भुट्टो के जो जलसे हैं वो बड़े बड़े जलसे हैं, और पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, कुछ यहाँ इस्लामाबाद के जो सियासी हलके हैं जो जिनमें मामला डिस्कस होते हैं, जो लोग देखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वहाँ शायद इस दफ़ा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरे जो अपोजिशन के इत्तेहादी जमातों के कैंडिडेट हैं वो मिलकर वहाँ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, अब इस वजह से आपको पीपल्स पार्टी वहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है। और मरियम नवाज तो आज गई हैं वहाँ पर, उन्होंने बात की है 2-3 जलसों पर। थोड़ी कैंपेन की बात कर लेते हैं। आपके इल्म है, आपने बड़े इलेक्शंस देखे हैं, बड़ी कैंपेन्स देखी हैं और बड़ी तहरीकें देखी हैं। सवाल ये है कि उन कैंपेन्स में ज़ाहिर है जो मद्दे मुकाबिल होते हैं उनके ख़िलाफ़ बात की जाती है और ज़ाहिर है अपने मंसूबे, अपने मंशूर दिए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी रोज़गार देगी, पीपल्स पार्टी आपको पहले सूबाई दर्जा दिया, अब वो सूबा बनाएगी, वो तमाम तर जो उनका हिस्सा है। सवाल ये है कि मरियम नवाज साहबा भी गई हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर तनकीद नज़र नहीं आ रही, एक दूसरे पर, हालांकि इंतखाब का मैदान है, इसमें तो खुलेआम आप ये बात करते हैं। दोनों का जो इस वक्त हम देखते हैं बंदूकें हैं वो पीटीआई की जानिब ही हैं। आप समझते हैं कि इससे कोई पीटीआई को वहाँ पे नुकसान या डैमेज हो सकता है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि वो इत्तेहादी भी हैं ना दोनों, तो अब शायद वो इधर बात ना करें,
ये वाली जो चीज़ है ये आपको पाकिस्तान के इलेक्शंस में नज़र आएगी, लेकिन अब उस तरह नज़र नहीं आएगी जो 90 के अशरे में होता रहा है मामला। उस तरह की शायद कशीदगी और उस तरह की वो नज़र तनकीद ज़रूर करेंगे, दूसरे पे पॉलिसियों पे बात करेंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो अब पोलिटिकल लीडरशिप आ रही है, जिसमें मरीम नवाज़ साहबा हैं, ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनको एक बात समझ आ गई है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये उनको बात आज समझ आई है, लेकिन ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत पहले कही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 17 सीटें उनको मिली, पंजाब में कोई सीटें नहीं थी और 17 सीटें भी सिंध से उनको मिली थी। वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनी वो, और बहुत गुस्से में उन्होंने एक तकरीर की कौमी असम्बली में, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है जो बात मैं कह रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और कायदे अमान मुंतखब हो गए थे, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा पहले तो वो घोड़े लाओ जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुरब्बे खाते हैं, वो कहाँ हैं घोड़े। बहुत करैक्टर असैसिनेशन हुई आसफ ज़रदारी साहब ने की और मियाँ नवाज शरीफ के लोगों ने ही की। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बहुत तारीख़ी जुमला है, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब एक बात याद रखिएगा, आज स्टैब्लिशमेंट आपके हाथ से मुझे निकलवाएगी और कल आपको निकाल देगी। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो जुमला है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, कौमी असम्बली में उन्होंने कहा था। ये बात मेरे ख्याल में आज की जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की, उनको ये समझ आ गई है और उनको ये भी समझ आ गई है कि अब हमने इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आप गिलगित बल्तिस्तान की जो बात कर रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में आपको उस तरह का माहौल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे नौजवान और हमारे लोग तो वो आदि हैं ना वो वाला माहौल देखने का, जो जनरल इलेक्शंस में एक एनवायरनमेंट जो है वो देखने में वो वहाँ नहीं है। और दूसरी बात आप देखें, क्योंकि ये दोनों इत्तेहादी भी हैं और अभी इनके निशाने पर सिर्फ PTI है, लिहाजा PTI के बारे में ये बात कर रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की कि हम आएंगे तो रोज़गार देंगे, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखकर लोग नारे लगाया करते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहाँ भी गई हैं, किसी बाज़ार में चली गई हैं, किसी को मिलने चली गई हैं, कोई जलसा किया है, तो लोग ये नारे लगाते थे कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार ये आज जिक्र किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी स्टोर में, एक कैंपेन में भी ये जुमला इस्तेमाल किया है। जी ये बिल्कुल, ये और इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी जब आती है तो वो लोगों को रोज़गार भी देती है। आप देखें पेंशन जो है वो बिलावल बार बार कह रहे हैं कि हमने पेंशन में भी इजाफा किया, तो ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी ने आइन में बड़ी बड़ी तरमीमें की, 18वीं तरमीम आई, लोगों को मुत्तहिद किया, खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया, तो ये जो बातें हैं इसका क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। आज तक जैसे एटम बम की बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी और वो पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, आइन पाकिस्तान का बनाया, तो ये जो क्रेडिट है ये वो तो पीपल्स पार्टी के खाते में रहेगा। गिलगित का सूबाई दर्जा देने का भी क्रेडिट की वो बात कर रहे हैं कि वो भी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न है वो इस हवाले से। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो एक नई बात है जो मैंने ये देखी है, वो बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं और ख़ुद मोहतरमा मरीम नवाज साहबा भी ये कह रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो तब्दीली है वो तब्दीली दर हकीकत आगाज़ है पाकिस्तान में आने वाली तब्दीली का। अच्छा, आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने हर जलसे में ये कह रही हैं। तब्दीली से मुराद सियासी तब्दीली? जी सियासी तब्दीली, इंतखाबात का माहौल, PTI का जाना, ये सारी वो बातें कर रहे हैं। इसके साथ जो KP की पार्टी हैं जो उसमें शामिल हैं, PDM में शामिल हैं, उन्होंने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं अब पेशावर जलसे के लिए, और वहाँ पर भी सुना है बहुत बड़ा जलसे की तैयारी हो रही है, बहुत बड़ा जलसा होगा। और उसके अलावा उस जलसे में मियाँ नवाज शरीफ का सुना है एक बहुत ज़ोरदार और बहुत तारीख़ी खिताब होगा। मुस्लिम लीग के कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि एक टीम जो मियाँ नवाज शरीफ का खिताब लिखती है और तैयार करती है उसको अजर हो गया है। अब आखिरी टाइम पर न जाने क्या फ़ैसला होता है, रुक भी सकता है खिताब। सही, जैसे कराची में उन्होंने नहीं किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि पीपल्स पार्टी ने नहीं करने दिया, तो मुझे पीपल्स पार्टी के टॉप लीडरशिप ने उनके बच्चों का, उनके बेटों के वो दिखाए, मैसेज दिखाए कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं और कोयटे में खिताब करेंगे। फिर उन्होंने किया, तो अब ये जो अगला जलसा होने जा रहा है उसके लिए भी तैयारियाँ हो रही हैं और उसका भी ये किया जा रहा है। अब देखें कि इनके जलसे जो हैं उससे हुकूमत जो है कुछ थोड़ी सी खौफजदा तो है। वो जो आज डेवलपमेंट हुई है उससे कुछ अंदाज़ा हुआ है। सर जाते जाते एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, किसान हमारे भाई हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया, पुलिस करती का, हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, जिक्र किया उस पर। वो बेचारे वो कह रहे हैं इमदादी कीमत बढ़ा दें, अभी तक कोई उस पर फैसला नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये कि ये आज एक किसान कारकुन जाँ भाग हुआ है और वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो पुलिस तशद्दुद के बायस वो किसान जाँ भाग हो गया है। तो ये मेरे ख्याल में ज़रूरी था कि हम ये बात करें और ये करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है।
देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारा मेहनत कश जो है, हम बैठे गरीब लोगों की बात करने के लिए हुक्मरानों की बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ का मेहनत कश जो है उसका राइट बनता है कि हम उसके हकूक़ की भी बात करें। यहाँ का गरीब आदमी जो है, यहाँ का मज़दूर जो है और यहाँ का किसान जो है, हमारे किसान जो हैं वो हमारे मुल्क की ज़राअत चला रहे हैं, हमारा मुल्क चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पुलिस का जो वहशियाना तशद्दुद हुआ और जिन लोगों ने की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस दुनिया से चला गया है काश्तकार, उसकी माली इमदाद होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी माली इमदाद भी होनी चाहिए और मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत को इसका जवाबदेह भी होना चाहिए। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।